हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब मात्र और मात्र कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में, और इस कम समय का अधिकतम सदुपयोग करते हुए हमें अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। तो उसके लिए आप और हम लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पे अपन लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक और जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में सेशन को शेयर कर दें, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड और आगामी जितने भी गवर्नमेंट भर्ती, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचे और आप अपडेट रहें। क्योंकि इस वर्तमान युग में हर चीज़ के साथ अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन ने आवश्यकताओं को समझ लिया है ना, उनकी नीड को समझ लिया, तो निश्चित रूप से उस फील्ड के लिए हम तैयार रह सकते हैं, उसमें अपना कैरियर है वो बना सकते हैं। तो आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर डिटेल से चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए फटाफट आप कमेंट बॉक्स में ओके लिखें, ताकि आज के सेशन की अपन शुरुआत कर सकें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर है वो साबित होंगे, उन पे अपन बातें करेंगे। देखो, आज का क्वेश्चन है कि निम्न सूचनाओं से, क्या है, निम्न सूचनाओं की सहायता से आपको फैक्ट्री कॉस्ट है वो ज्ञात करनी है ना। फैक्ट्री कॉस्ट है वो आपको ज्ञात करनी है, इसको अपन क्या कहते हैं, कारखाना लागत। कोई भी स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पहले आपकी प्राइम कॉस्ट होती है ना, फिर फैक्ट्री कॉस्ट होती है, फिर आपकी ऑफिस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है ना, और उसके बाद आपका टोटल सेल्स आता है और उसी में आपका प्रॉफिट आता है ना। आपको क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट है वो ज्ञात करनी। आपको दे रखा है प्रत्यक्ष सामग्री यानी डायरेक्ट लेबर दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल दे रखी है 2 लाख, प्रत्यक्ष लेबर दे रखी है 3 लाख, कारखाना व्यय है ना, जो फैक्ट्री व्यय है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस जुड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड का जुड़ेगा है ना, तभी अपने पास कारखाना लागत आएगी। वो क्या कह रहा है, कारखाना लागत की 20%। अब हमें ज्ञात भी क्या करना है, कारखाना लागत ही हमें ज्ञात करनी है। तो कितनी होगी, 625, 6 लाख, 650, 675, बताओ देखिए, है ना। तो इसमें अपने को एक टेबल बनानी पड़ती है, ये आपने बनाई भी होगी है ना। उसमें सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना दे रखा है, 2 लाख। फिर दे रखी है आपकी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने दे रखी है, 3 लाख। ये दो ही चीज दे रखी है, ये होगी 5 लाख। ये क्या आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें देने रखा, जो कारखाना एक्सपेंसेस या ओवरहेड है वो अपने को दे नहीं रखा है ना, और इससे अपने को ज्ञात करनी है क्या, ये लास्ट अपना पूछा है फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत, ये पूछा है ना। तो अब इसकी कैलकुलेशन अपने को कैसे करनी है, इसको मानना पड़ेगा कि माना आपकी कारखाना लागत है, माना कारखाना लागत 100% मान लेते हैं, तो कारखाना व्यय होगा, कारखाना व्यय होगा है ना। तो ये 20% दे रखा है ना। कारखाना लागत कितनी मानी अपन ने, 100,
और ये कह रहा है कारखाना लागत का 20%, तो 100 का 20% है ना। तो 100 का 20% यानी प्रतिशत हटाएंगे तो 100, तो कितना बच जाएगा 20 है ना। तो अपने कारखाना लागत कितनी होगी है ना, कारखाना लागत 100 में से 20 घटा देंगे तो कितने आ गए 80 अपने कारखाना लागत हो गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या चाहिए कारखाना लागत, तो प्राइम कॉस्ट कितनी है 5 लाख का, ये इसका कितना है 80 और मल्टीप्लाई 100 है ना, ये हो जाएगा। अब ये बिंदु से ये बिंदु गई है ना, अब इसको छोटा करते तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 5 लाख को गुणा किया 5 से तो कितना हो गया, कितना हो गया 25 लाख। 25 लाख में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 25 लाख में 4 का भाग देंगे तो 6,25,000 आएगा। कितना आएगा 6,25,000। आंसर दिख तो रहा ना 6,25,000। ठीक है, तो 6,25,000 क्या हो जाएगा इसका फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी 6,25,000। तो फैक्ट्री को जो ओवरहेड है वो कितने हो जाएंगे आपके 1,25,000। अब इसमें अपने से क्या पूछा है कारखाना लागत पूछी है न कि कारखाना व्यय, तो कारखाना लागत कितनी हो जाएगी 6,25,000। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा ए इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे ना बात समझ में है ना। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो अपने को इस तरीके से इसको एक्सप्लेन है वो करना होता है। ठीक है, कर दोगे एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर बताओ क्या कह रहा है। न्यूनतम स्टॉक स्तर का सूत्र है ना, न्यूनतम स्टॉक स्तर का सूत्र अधिकतम उपभोग दर मल्टीप्लाई अधिकतम पुनः आदेश अवधि। न्यूनतम उपभोग दर मल्टीप्लाई न्यूनतम पुनः आदेश अवधि, पुनः आदेश स्तर माइनस सामान्य उपभोग दर मल्टीप्लाई सामान्य पुनः आदेश अवधि, पुनः आदेश स्तर माइनस न्यूनतम उपभोग दर मल्टीप्लाई पुनः न्यूनतम पुनः आदेश अवधि। बताओ देखिए इसका जो आपका न्यूनतम स्टॉक है ना, औसत स्टॉक का तो आपको पता ही है फॉर्मूला, औसत स्टॉक स्तर, इसका फॉर्मूला तो अपने को पता ही है अधिकतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर प्लस न्यूनतम स्टॉक स्तर और डिवाइड बाई 2 है ना। औसत स्टॉक स्तर अधिकतम स्टॉक स्तर प्लस न्यूनतम स्टॉक स्तर डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 यह तो औसत हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा अपने से, न्यूनतम स्टॉक स्तर का फॉर्मूला आपने से पूछा है। तो न्यूनतम का होगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल पुनः आदेश अवधि यानी रीऑर्डर पीरियड, ये इसका फॉर्मूला होगा है ना। रीऑर्डर पुनः आदेश स्तर यानी रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट है ना, तो नॉर्मल कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका न्यूनतम स्टॉक स्तर का। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बताओ देखिए सी में किसी को कोई दिक्कत है ना। सी में अपने से क्या पूछा न्यूनतम स्टॉक स्तर पूछा, तो पुनः आदेश स्तर माइनस सामान्य उपभोग दर मल्टीप्लाई सामान्य पुनः आदेश अवधि। ओके, यहां तक बढ़ जाए आगे। चलो लीजिए अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर।
क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊपरी व्यय कारखाना ऊपरी व्यय में शामिल किया जाता है। ये ओवरहेड्स है ना। तो जो कारखाने से रिलेटेड होते हैं वो आपके कारखाना ओवरहेड में आएंगे, जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं वो आपके ऑफिस ओवरहेड में आएंगे, जो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं वो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे, और जो जितने भी जो आपके प्रत्यक्ष व्यय वो आपके प्राइम कॉस्ट में आएंगे। जैसे डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है ना। ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, प्राइम कॉस्ट में आएंगे, मूल लागत में आएंगे। अब ये पूछा कारखाना ऊपरी में शामिल है ना। तो देखो श्रमिकों के बेकार समय की लागत, कोई लेबर है वो वास्तव रूप में बेकार बैठी है, खाली समय में बैठी है, तो उनका जो खर्चा है वो किस में आएगा, कारखाने में। तो लेबर कहाँ रहती है, कारखाने में रहती है। नक्शा विभाग में है ना, तो जो कोई भी काम है वो तैयार करते हैं तो वो फैक्ट्री में, तो उसके लिए अपन कोई नक्शा बनाते हैं तो वो भी आपका किससे रिलेटेड है, ये भी आपका कारखाना से। अवकाश दिवस पर छुट्टी का वेतन, तो ये भी किसका है, कारखाने का ही है। वैसे होता है ये ऑफिस का भी है, ऑफिस में भी क्योंकि अवकाश दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन ये कारखाने में भी होता है क्योंकि लेबर तो कारखाने में भी काम करती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित लागतें हैं वो आपके कारखाने ऊपरी में शामिल की जा सकती है। जैसे सामान्य उपयोग के छोटे उपकरण है ना, सामान्य उपयोग के जो छोटे उपकरण जो रेगुलर यूज में आते हैं है ना। इसके अलावा स्टोर्स है ना, स्टोर सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी हो जाती है तो वो भी आपका कारखाना ऊपरी व्यय ही है। तकनीकी संचालकों का वेतन है ना, जो टेक्निकली काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका वेतन है वो भी इसमें आता है ना। अवकाश या छुट्टी के दिन का वेतन दिया जाता है तो वो भी इसी में आता है। नक्शा का वे बेकार श्रमिकों है ना, श्रमिकों के बेकार समय की लागत है वो भी आपके कारखाना ऊपरी में आती है, तो इनको अपने को ध्यान में रखना। इसके अलावा भी आपकी जो कॉस्टिंग है उसमें अगर आपके जो ओवरहेड्स वाले हैं उसमें आप थोड़ा बहुत ये चीज़ है वो पढ़ के जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तीनों चीज है वो आपके दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने से ये प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए अगला क्वेश्चन आराम से आंसर दे दोगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या पूछा है कि क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्ति अगर घटा देते हैं तो क्या आती है, ख्याति, कुल संपत्ति, सामान्य संचय, या इनमें से कोई नहीं, है ना। ये क्या, पीसी परचेज कंसिडरेशन। जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसके बदले में वो कुछ न कुछ क्रय प्रतिफल का भुगतान करती है, संपत्तियों को भी ले लेती है और दायित्वों को भी ले लेती है। पर संपत्तियों में से दायित्व घटाने के बाद अपने पास क्या आती है, शुद्ध संपत्तियां आती है, नेट असेट्स आती है ना। नेट असेट्स बराबर टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, है ना। तो अपने पास नेट असेट्स आती है ना। अब इसमें यह क्या पूछा है कि दो सिस्टम होते हैं, अगर गुडविल है तो आपका आएगा परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, है ना। तो पीसी में से अपन टोटल नेट असेट्स घटाते हैं तो अपने पास गुडविल आता है ना। और दूसरी कंडीशन आती है आपकी रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है, दूसरा होता है आपका कैपिटल रिजर्व, है ना। दूसरा आता है आपका कैपिटल रिजर्व। तो उसमें क्या होता है, नेट असेट्स ज्यादा होती है, नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, है ना। तो ये उसका आंसर होता है। ठीक है, अगर गुडविल की बात करें तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स,
और अगर कैपिटल रिजर्व की बात करें तो नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। अगर पीसी ज्यादा है ना, तो पीसी ज्यादा है तो अपने पास आएगी गुडविल, है ना, क्या आएगी, गुडविल। अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है, तो अपने पास आएगी गुडविल। और अगर नेट एसेट ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो अपने पास आएगा कैपिटल रिजर्व, जो इसमें नहीं दे रखा, है ना। तो स्थानांतरण करता कंपनी की शुद्ध संपत्तियों पर क्रय प्रतिफल का आधिक्य दर्शाता है ना। तो अपने पास गुडविल है वो आती है। और अगर अपने पास नेट एसेट्स का आधिक्य है तो अपने पास कैपिटल रिजर्व है वो आता है। ठीक है, बढ़ जाएंगे अगला क्वेश्चन। बताओ, देखिए इसका आंसर, मालिक की समता, मालिक की जो समता है, ओवरनर इक्विटी का अभिप्राय, ओवरनर इक्विटी का अभिप्राय है स्थिर परिसंपत्तियों में से स्थिर दायित्वों को घटाने पर शेष, स्थिर परिसंपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटाने का शेष, चालू परिसंपत्तियों में से स्थिर दायित्वों को घटाने पर शेष, और कुल परिसंपत्तियों में से कुल बाहरी दायित्वों को घटाने पर शेष। ये आपको बताना है ओवरनर इक्विटी की गणना। तो इसका फॉर्मूला होता है ओवरनर इक्विटी बराबर, ओवरनर इक्विटी बराबर टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज ओवरनर इक्विटी होता है। तो इसमें पूछा है कि कुल संपत्तियों में से कुल बाहरी दायित्व घटाने पर, यही तो है ना, ये हो गई टोटल और ये टोटल बाहरी दायित्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। स्वामित्व समता की गणना के लिए कुल संपत्तियों के योग में से कुल बाहरी दायित्व के योग को घटा दिया जाता है, तो अपने सामने ओवरनर इक्विटीज है वो आ जाती है ना। तो मालिक की क्षमता का अभिप्राय क्या होगा, कुल संपत्तियों में से कुल बाहरी दायित्वों को घटाने के बाद जो शेष होता है वो ओनर इक्विटीज होती है। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए क्या पूछा है कि वर्ष के अंत में नियोजित पूंजी 6 लाख रुपए, मुनाफा हुआ 80,000 रुपए, नियोजित औसत पूंजी होगी, है ना, नियोजित औसत पूंजी होगी। तो ये आपको बताना, नियोजित औसत पूंजी। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला अपने पास पता होना चाहिए, है ना। तो नियोजित औसत पूंजी बराबर, है ना, बराबर नियोजित अंतिम पूंजी, नियोजित अंतिम पूंजी, नियोजित अंतिम पूंजी माइनस चालू वर्ष का आधा लाभ। नियोजित अपने को यही पूछा है, नियोजित औसत पूंजी। तो नियोजित औसत पूंजी का फॉर्मूला अपन ये काम में ले सकते हैं सूचनाओं के अनुसार कि नियोजित अंतिम पूंजी माइनस चालू वर्ष का आधा लाभ, है ना। वैसे तो अगर अंतिम वैसे निकालते हैं तो आपको पता ही औसत पूछा है, तो ओपनिंग यानी ये अंतिम दे रखी है, तो वर्ष के प्रारंभ की नियोजित पूंजी प्लस वर्ष के अंत की नियोजित पूंजी डिवाइड बाई 2। एक फॉर्मूला तो ये काम में लेते हैं। अब यहाँ पर अपने पास प्रारंभ की नहीं दे रखी है, तो दूसरा फॉर्मूला ये बनता है कि नियोजित औसत पूंजी के लिए ये फॉर्मूला काम में अपन ले सकते हैं कि नियोजित अंतिम पूंजी माइनस चालू वर्ष का आधा लाभ, ये अपन काम में ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर आपकी नियोजित अंतिम पूंजी कितनी है, 6 लाख माइनस चालू वर्ष का लाभ, तो कितना है 80 भाग 2, है ना,
तो ये कितने हो गए आपके 6,80,000 में से 80 का भाग 80 में 2 का भाग देंगे तो 40,000। तो ये कितने आ गए 5,60,000। तो इसमें 5,60 कहाँ रहे हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अगर अपने पास वर्ष के प्रारंभ की नियोजित पूंजी दे रखी है और वर्ष के अंत की नियोजित पूंजी दे रखी है तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास नियोजित औसत पूंजी आ जाएगी। अब यहाँ पर अंतिम की तो दे रखी है लेकिन प्रारंभ की नहीं दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में ये अपने को फॉर्मूला ये लागू करना पड़ेगा। कौन सा लागू करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अपने को लागू करना पड़ेगा कि नियोजित औसत पूंजी बराबर नियोजित अंतिम पूंजी माइनस चालू वर्ष का आधा लाभ, है ना। तो 6 लाख अपने पास अंतिम पूंजी है, चालू वर्ष का लाभ है 80,000, उसका आधा 40,000, तो 5,60 है उसका आंसर हो जाएगा। बताओ देखिए आंसर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बताओ देखिए, ठीक है, बढ़ जाए आगे। लीजिए अगला क्वेश्चन। बताओ देखिए ये क्या पूछा है कि कंपनी अधिनियम 1956 का है। ये कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के द्वारा कंपनी के अंतिम लेखे नियंत्रित होते हैं। धारा 210, 211, 212, 213। बताओ देखिए, तो ये कंपनी अधिनियम 1956 का है और उसके तहत आपको पता है कि धारा 211 है वो इसको कंट्रोल करती थी, है ना। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के तहत अंतिम खाते नियंत्रित होते, लेकिन वर्तमान में कंपनी अधिनियम है ना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 है ना, 129 यह अपने को ध्यान में रखना के तहत लेखे नियंत्रित होते हैं, है ना। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के तहत है वो लेखे हैं वो नियंत्रित होते हैं, है ना। तो वर्तमान में कितने होंगे 129 और पहले कौन सा था 211। अपने को इंपॉर्टेंट इसको मानना है ना। इंपॉर्टेंट कौन सा मानना है, वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के तहत है वो लेखे नियंत्रित होते हैं, है ना। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंतिम जो वित्तीय विवरण होते हैं ना, है ना, 13 के अनुसार अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठा तथा भाग 2 के अनुसार लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है ना भाई। इसमें प्रश्न पूछा अंतिम लेखे पर नियंत्रण तो धारा 129 के तहत होता है, पर कंपनी भी वर्तमान में अनुसूची 3 के अनुसार, है ना, अनुसूची 3 के अनुसार जो भाग 1 है उसमें आपका चिट्ठा और भाग 2 है उसमें लाभ हानि खाता है वो तैयार होता है। ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखिए इसका आंसर कौन बता रहा है, सबसे पहले इसका आंसर कौन दे रहा है, किसकी तरफ से सबसे पहले आंसर आ रहा है, बताओ। देखिए प्राप्ति और भुगतान खाते की प्रकृति है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। प्राप्ति और भुगतान खाते की प्रकृति है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, अवास्तविक खाता है या प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है ना। आपका ये कौन सा है,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये किसके समकक्ष होता है? ये आपका कैश अकाउंट की तरह, रोकड़ खाता होता है ना, उसी की तरह ये होता है ना। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या है, जितनी भी आपकी नगद प्राप्ति है ना, केवल नगद प्राप्ति और बैंक से प्राप्तियों को दर्शाया जाता है, चाहे उसका भुगतान का वर्ष कोई भी हो, है ना, वो इसमें आपका दिखाया जाता है। जैसे अपन केस में क्या करते हैं कि टू साइड में जितनी भी प्राप्तियां दिखाते हैं, बाई साइड में जितने भी पेमेंट दिखाते हैं, उसी भी तरीके से ये इसमें भी रिसिप्ट साइड में जितनी प्राप्तियां और पेमेंट साइड में उतने भी भुगतान। तो ये आपका कौन सी प्रकृति का होता है? ये होता है आपका वास्तविक खाते की प्रकृति का। कौन से खाते की? वास्तविक खाते की प्रकृति का होता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाते की प्रकृति कौन सी होगी? आपकी वास्तविक खाते की प्रकृति होगी। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण के बारे में आपको अपना ओपिनियन है वो देना है। कथन और कारण क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। कथन ए क्या है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। अब नीचे दी गई कोडिंग योजना के अनुसार अपना उत्तर आपको चुनना है। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या सही नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। बताओ, देखो मेरे हिसाब से आप देख रहे हैं कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है कि भाई अपन ने जो लिख दिया है ना, लिखने के बाद किसी व्यक्ति ने उसको पढ़ा तो पढ़ते ही उसको आसानी से समझ में आ गया कि ये सूचनाएं किससे रिलेटेड है, तो भाषा का काम करता है। तो लेखांकन है वो व्यवसाय की भाषा है। और क्या है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है ना। लेखांकन है वो व्यवसायी द्वारा जितनी भी जो आवश्यक सूचनाएं मांगी जाती हैं वो उनको प्रदान करता है ना। तो ये भी सही है। तो मेरे जो आपका आंसर बैठता है वो है कि ए और दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है और लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। ये दोनों कथन सही है और ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर की जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, बढ़ जाएंगे। बताओ, देखिए इसका आंसर फटाफट बताओ। बताओ देखें कि वर्ष 2019-20 के दौरान एबीसी लिमिटेड 100 रुपए वाले अंकित मूल्य के 20,000 समतांशों का 5% प्रीमियम पर वापसी खरीद की है। कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 1 लाख अधिमान अंशों को 15% प्रीमियम पर आपने निर्गमन किया। वापसी खरीद पर कितनी राशि आपके CRR में स्थानांतरित की जाएगी? 9,50,000, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। बताओ देखिए, है ना। तो आपके CRR में हस्तांतरित की जाने वाली राशि, है ना, CRR में स्थानांतरित की जाने वाली राशि, है ना। अब देखो इसमें कितने हैं कि पहले आपने 20,000 ऋण पत्र है वो आपने कितने रुपए के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से आपने क्या किया? वापस खरीदे। और फिर आपने क्या किया कि आपने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है
वो आपने 10 रुपए के हिसाब से आपने वापस निर्गमन किए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपके, ये हो गया आपके 20 लाख और ये हो गए आपके 10 लाख, है ना। तो 20 में से 10 लाख चले गए तो कितने बच गए? 10 लाख, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 20 का आंसर हो गया 10 लाख। क्या हो गया? 20 का आंसर हो गया 10 लाख रुपए। तो CRR में कितनी राशि ट्रांसफर करेंगे? 10 लाख रुपए है वो आपके CRR में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में कुछ, या अभी भी कुछ पेंडिंग है? अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका, कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। क्योंकि एग्जाम से पहले अपने को बिल्कुल भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है, एकदम क्लियर कट के साथ अपने को एग्जाम हॉल में जाना है, ताकि कंफ्यूजन में कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो, है ना। तो इस अल्प समय का अपने को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए अपनी सफलता है वो सुनिश्चित करनी है। ठीक है साथियों, तो ये था एक और शानदार छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा लगता है तो ज़रूर आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी साथियों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर कर दें, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़े और कॉमर्स से रिलेटेड, सरकारी जॉब से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उसको आप यहाँ सबसे पहले प्राप्त कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।